Hello, students. Welcome, everyone. So, we are here to continue chapter Force and Laws of Motion. Now, in this part, we are going to cover second law of motion specifically. But second law of motion शुरू करने से पहले you should be having a brief idea about momentum. So last part में मैंने momentum के बारे में आपको बताया था. Momentum is something which is known as the quantity of motion, right? And it is denoted by letter P. And at the same time जो मोमेंटम है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये हमने स्टडी किया था. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीज़ें और स्टडी करना है मोमेंटम के बारे में. एंड फॉर दैट मैटर हमने जो मोमेंटम किया था उसमें मैंने इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी बताया था. दैट इम्पैक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच द मोमेंटम इज कमिंग टू जीरो. सो इफ इट इज़ कमिंग to zero in a short duration of time, the impact will be much higher. And if the momentum is coming to zero in a longer duration of time, then the impact is going to be comparatively less. Okay. अब ज़रा आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ. जैसे मोमेंटम जो कि हम P से डिनोट करते हैं, इट इज़ गिवन बाय m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. अब मान के चलिए अ बॉडी विच इज़ ट्रैवलिंग विद इनिशियल वेलोसिटी. नाउ यू नो दैट इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन बाय u, right? So if it is traveling at an initial velocity u, then उसकी initial momentum अगर मैं निकालूँ तो वो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी. और वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, u. और यहाँ पे अगर आपने देखा हो मैंने पी आई लिखा हुआ है. आई रेफर्स टू इनिशियल. सो पी इनिशियल, दैट इनिशियल मोमेंटम इज गिवन बाय m इंटू यू. आई सपोज दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज क्लियर टू यू, राइट? इनिशियल मोमेंटम इज गिवन बाय ब्रैकेट्स में आई एंड मास इंटू वेलोसिटी में m, तो m ही रहेगा. वेलोसिटी में क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यूज़ हो रहा है इसलिए वो m इंटू यू हो जाएगा. दिस इज़ वन पर्टिकुलर नोट. ओके. अब मान लीजिए किसी फोर्स के वजह से उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी चेंज होके वो हो जाती है v. तो मैं मान के चलता हूँ वो फाइनल वेलोसिटी में चल रहा है विच इज़ v. तो फाइनल मोमेंटम वहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हमारा सेम फार्मूला है. फाइनल मोमेंटम यानी कि p ब्रैकेट्स में f रेफर्स टू फाइनल, तो पी एफ विड बी m इंटू वी. तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू, वेर एज फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी. Both the things are correct, but it only appears when you talk about initial and final momentum, right? अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए, राइट? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है. व्हेन वी टॉक अबाउट इनिशियल मोमेंटम, हमने देखा कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू यू. मोर ओवर जब हमने फाइनल मोमेंटम को स्टडी किया, फाइनल मोमेंटम वाज कमिंग आउट टू बी m इंटू वी बिकॉज ऑफ क्वाइट ऑब्वियस रीज़न. इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी u होता है, फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी v होता है, राइट? अब अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालो, यू नो दैट व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एनी चेंज वी ऑलवेज टॉक अबाउट फाइनल माइनस इनिशियल, इजंट इट? सो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करूँ तो चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम यानी कि पी एफ and initial momentum यानी कि pi. Now final momentum is given by m into v, whereas initial momentum is given by m into u. तो अगर आप देखोगे m दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं m कॉमन ले लूँ, m ब्रैकेट्स में v माइनस यू. सो द चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन बाय m v माइनस यू, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो m v माइनस m u. सो समटाइम्स इन द न्यूमेरिकल्स दे गिव आउट two different velocities. One is initial velocity and the other one is final velocity. Okay, and whenever you come in contact with such kind of questions, so always believe and always come to this point that you have to apply these type of formula, right? The change in momentum formula. अब आई थिंक आप लोगों को इतना आइडिया लग चुका है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जहाँ पे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम होता है, राइट? एंड चेंज हमेशा कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल. अब इसी चीज़ को हम यूटिलाइज़ करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए. अब जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम एक्सप्लेन कर रखा है. मान लीजिए एक कार है जो कि एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रहा था. लेट्स सपोज वो वेलोसिटी u है, ओके? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी मोमेंटम अगर मैं निकालूँ तो वो क्या आएगा, m इंटू यू, राइट? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी. तो मास इज m एंड वेलोसिटी इज़ गिवन बाय u. अब वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर मैं उसी डायरेक्शन में t टाइम पीरियड के लिए यानी कि t सेकेंड्स के लिए, विच एवर वे, t टाइम पीरियड के लिए अगर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, जिस डायरेक्शन में जा रहा था अगर उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या होगा, उसका वेलोसिटी बदल जाएगा. एंड ऑब्वियसली बात, अगर आप एनालाइज करके देखो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो वो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया, v आया. यानी कि
पहले एम यू में था, फोर्स देने के बाद वो एम वी हो गया, क्वाइट नेचुरल। यानी कि यहाँ पे उसके पास इनिशियल मोमेंटम था, अब यहाँ पे क्या हो गया, उसके पास फाइनल मोमेंटम हो गया। तो कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो गाड़ी में जो मोमेंटम में जो फ़र्क आया है वो किसके वजह से आया, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। जब तक फोर्स नहीं लग रहा था वो एक सर्टेन मोमेंटम से जा रहा था, जैसे ही फोर्स लगा उसकी मोमेंटम भी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, राइट। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इट इज़ बेसिकली गिविंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम को चेंज करने वाला फैक्टर कौन था, फोर्स था। अब इसको ज़रा डेराइव करते हैं, डेरिवेशन देखते हैं इसका कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u, ओके। तो अगर ऐसा है तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा मेरा, pi विच इज़ m इंटू यू, गॉट इट। नाउ अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी विच चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू v, दैट मीन्स दिस इज़ द फोर्स विच इज़ चेंजिंग द मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या आ जाता है, विच इज़ m इंटू वी, जो हमने अभी ऊपर देखा, राइट। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो मोमेंटम में जो चेंज आया है उसका बेसिक रीज़न कौन है, फोर्स। जो जितना भी फोर्स आपने दिया होगा उतना ही फ़र्क आया होगा मोमेंटम में। जैसे मैं कह रहा हूँ एक बॉडी है जो 10 के स्पीड से जा रहा था, फोर्स देने के बाद वो 20 के स्पीड से जा रहा है, यानी कि दोनों में कितना फ़र्क है, 10 मीटर पर सेकेंड का फ़र्क आया है, यानी कि उतने ही अमाउंट में आपने फोर्स दिया होगा, राइट। तो जितना मोमेंटम में फ़र्क आया है उतना ही आपने फोर्स दिया होगा, और यही कहता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप ध्यान से देखें, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स देते हो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होता है, ओके। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, a body was moving with a certain velocity, it was having some initial momentum, so the moment you applied force its momentum changes, and whatever change was there in the momentum it's only because of the force applied. So force applied is directly the change in momentum, है ना, जो भी उस बॉडी में चेंज हुआ है, द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ओके। दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चलो, चेंज इन मोमेंटम तो हमें पता है, अब ये रेट का मतलब क्या है, अब इसको ज़रा समझते हैं। चेंज इन मोमेंटम तो आपने ऊपर देख लिया कि इट इज़ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज़ गिवन बाय एम वी माइनस एम यू। बट जब भी रेट आ जाता है ना किसी भी फैक्टर के साथ, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ नथिंग बट एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, दैट मीन्स अपॉन टाइम टेकन, दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू नीड टू ऐड ऑन, गॉट इट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन बाय एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी। अब इतना पता चल गया आपको, अब ज़रा आगे समझते हैं। तो हुआ क्या, एज़ पर द डेफिनेशन फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या देखते हो, एफ, अब क्योंकि एम दोनों में कॉमन है तो मैं एम कॉमन निकालता हूँ, तो वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब क्योंकि वी माइनस यू अपॉन टी इज़ इक्वल टू ए, तो इस पूरे v माइनस यू अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के उसको इक्वल टू रखने के लिए हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उस कांस्टेंट का नाम है k, जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो f इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू ए विच कम्स आउट टू बी f इज इक्वल टू एम ए। तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला आया है f इज इक्वल टू एम ए, एंड दिस इज़ वॉट द न्यू फॉर्मूला फॉर फोर्स, ओके। सो अगर आप यहाँ से अगर आप एक और बात देखिए, फर्स्ट जो मैंने आपको बताया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम कॉमन लेंगे आप, तो एम ब्रैकेट्स में वी माइनस यू अपॉन टी। अब वी माइनस यू अपॉन टी इज़ गिवन बाय ए, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे हम, राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी माइनस यू अपॉन टी को हम ए लिख देंगे, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वल बनाने में हमारे को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस कांस्टेंट का नाम है के, जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो एफ इज इक्वल टू के एम ए, और आगे जाकर उसको आप के को हटा सकते हो, तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो सिंपली इट मीन्स फोर्स गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, राइट। सो अगर मैं ऐसा यूनिट निकालने की कोशिश करूँ अगर यहाँ पे फोर्स में,
फोर्स का, तो आपको पता है कि एस आई कैसे निकलता है, बाय यूजिंग द फार्मूला एफ इजिकल टू एम इंटू ए, एम का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एस आई नोट क्या आया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, ओके, डिनोटेड बाय एन. एंड यू नो दैट सिंस इट इज़ यूजिंग एक्सेलरेशन, सो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन देना पड़ता है, किस डायरेक्शन में आप दे रहे हो, तो फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. एंड इफ सम टाइम यू नो यू गेट द क्वेश्चन लाइक दिस, डिफाइन 1 न्यूटन, तो भैया F इजिकल टू एम इंटू ए है, तो F की वैल्यू 1 न्यूटन कब होगी, जब मास 1 किलोग्राम होगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन, when a body of 1 kilogram moves with an acceleration of 1 meter per second square, then the force applied is 1 Newton. ओके, इसको बोलते हैं यूनिट फोर्स या फिर 1 न्यूटन. आई होप यू हैव गॉट दिस स्टेटमेंट क्लियर. सो मूविंग ऑन विद सम नोट्स, कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा इसमें. सबसे पहला है ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, इट गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी. फेयर इनफ, क्योंकि F इजिकल टू क्या है, एम इंटू ए है. सो फोर्स अप्लाइड उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, दैट इज़ वॉट न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ ऑल अबाउट. सिमिलरली यू नो दैट एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो फोर्स भी पॉजिटिव होगा, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जैसे रिटार्डेशन का केस है, तो फोर्स की वैल्यू भी नेगेटिव आ सकती है. दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन force can be positive as well as negative based on the value of acceleration, whether it is positive or whether it is negative. Moving on further, now this is an important one. Acceleration जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और वही एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के. अब वो कैसे निकाला हमने, आप देखिए यहाँ पे F फिजिकल टू एम इंटू ए है, राइट. अगर मैं ए का फॉर्मूला निकालूँ तो वो क्या आएगा, F अपॉन एम. कैसे निकाला, F फिजिकल टू एम इंटू ए, एम को नीचे भेज दो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, F अपॉन एम. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन एक बिल्कुल सामने आमने सामने, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एफ मीन्स फोर्स. दैट मीन्स अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा. दैट इज़ व्हाट डायरेक्टली रिलेटेड. ओके, और अगर आप देखोगे मास और एक्सेलरेशन, एक उन दोनों में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन. दैट मीन्स ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम. अगर मास बढ़ेगा बॉडी का तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मास कम होगा तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये रियलिस्टिक एग्जांपल में हम लोग काफ़ी दे सकते हैं. जैसे एक हैवी ऑब्जेक्ट में, हैवी ऑब्जेक्ट, एक काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कम दिखाई देता है, लेकिन एक छोटे ऑब्जेक्ट में बहुत आसानी से क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन दिखाई दे देता है. इस चीज़ को हम लोग और एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में. ठीक है, तो ग्रेविटेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन अर्थ एंड स्टोन, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. तो अगर एक स्टोन अर्थ की तरफ गिर रहा है तो टेक्निकली अर्थ स्टोन को खींच रहा है, स्टोन भी अर्थ को खींच रहा है, लेकिन आपको कौन सा मोशन विजिबल होता है, स्टोन कमिंग टुवर्ड्स अर्थ एंड नॉट द अर्थ गोइंग टुवर्ड्स स्टोन. दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न that the stone is having very less mass, due to which it is having a greater acceleration. But on the other hand, the earth is having very large mass, due to which its acceleration produces almost negligible. So this is what happens in the gravitation chapter. We will be studying that as well. So आज का जो basic class था, it was all about the change in momentum, and the change in momentum was caused due to the force applied. So second law of motion states that the rate of change in momentum is directly proportional to the force applied, and it happens in the direction of force applied as well. So F is equal to m into a, and then we have noted out certain notes as well, and we have also defined what is 1 Newton. So when a body of 1 kilogram moves with 1 meter per second square acceleration, the force applied will be 1 Newton. तो आप इतने इसको अच्छे से समझेंगे, right? You will make a proper note of it. And if you have any doubt, any queries, any problem, just let me know in the next live session. So till then, I'll just wrap up this. In the coming part, we'll be discussing more about the force and laws of motion. So thank you so much, students. Please take care of yourself.